हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आर्टिकल 168 से आर्टिकल 200 तक करने वाले हैं, यानी कि आपके अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 200 तक रहेंगे इसमें। और ये क्लास यूपीएसआई पॉलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। आपका रिवीजन बहुत बेस्ट होने वाला है, आपको बहुत कम टाइम में ये सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, इस चीज़ की हम श्योरिटी आपको देते हैं। और चलिए शुरू करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अनुच्छेद 168 राज्य की विधानमंडल, जो राज्य का विधानमंडल है उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 168 में। इसकी जो थ्योरी है वो देख लेते हैं पहले। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है। यह दो प्रकार का हो सकता है, और जो विधानमंडल हो सकता है वो आपका दो प्रकार का हो सकता है। वो कौन कौन से? एक सदनीय केवल, जिसमें एक सदन होता है, जिसे कह सकते हैं हम विधानसभा वाला, ठीक है। दूसरा होता है द्विसदनीय, और ये जो होता है विधानसभा प्लस विधान परिषद को मिलकर बनाया जाता है, तो इसके होते हैं दो सदनीय सदन बोलते हैं, ठीक है। अगला इसका जो एक क्वेश्चन है वो देखेंगे। आज मैंने क्वेश्चन थोड़े कम रखे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम ही बचा है और आर्टिकल हमें ख़त्म करने हैं, तो हमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन से शायद थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है। थोड़ी दिक्कतें आएंगी आपको, उसको आप थोड़ा कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? राज्यपाल से, राज्य की विधानमंडल से, उच्च न्यायालय से, वित्त आयोग से। तो हमारा जो आर्टिकल 168 है वो राज्य की विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 169 विधान परिषद का गठन या समाप्ति। जो विधान परिषद का गठन और समाप्ति होती है वो आर्टिकल 169 के अंतर्गत होती है, यानी कि 169 के अंतर्गत। और इसकी जो थ्योरी में कहा गया है वो कहा है, यदि राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। क्या कह रहा है? यदि राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, ठीक है, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है। देखो ऐसा होता है, जब 169 आर्टिकल का प्रयोग होता है हमारे यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, विधान परिषद का आपको गठन करना होता है, ठीक है। विधान परिषद होती है द्वितीय सदन के रूप में, और यहाँ पे क्या होता है, जब आपको इसका गठन या इसकी समाप्ति करनी होती है, तो अगर आपकी जो विधानसभा है, क्योंकि वो प्रत्येक राज्य में होती है, तो विधानसभा अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और वो अगर ये कहे कि हमारे यहाँ से विधान परिषद को हटाना है, तो वो हटाई भी जा सकती है, लेकिन हटाएगी कौन? संसद, ठीक है। और अगर उसको वहाँ पे लागू करनी है विधान परिषद, तो उसको भी काम कौन करेगी? वो संसद करेगी। मतलब अंतिम जो निर्णय होता है वो संसद का होता है, लेकिन उसमें जो विधानसभा जो है वो अपना जो बहुमत से पारित करेगी उस बिल को, और वो संसद तक पहुँचाएगी। विधानसभा का कार्य ये होता है। आगे देख लेते हैं इसमें जो इसका क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति का अधिकार किसके पास है? तो ये कहता है राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, संसद के, सर्वोच्च न्यायालय के। तो किसके पास है? हमारी संसद के पास है। अंतिम निर्णय तो हमारी संसद ही करती है ना, ठीक है। विधानसभा सिर्फ एक जो बिल है वो पारित करेगी और वो संसद को भेज देगी, ठीक है। विधानसभा अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। आर्टिकल 170 में आती है हमारी विधानसभा की संरचना। तो इसमें क्या कहा गया है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। तो आर्टिकल 170 में क्या था? विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से 500 के बीच हो सकती है, यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? उनकी सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 500। इससे ऊपर विधानसभा में जो है सदस्य नहीं हो सकते किसी भी राज्य की। यही हमारे आर्टिकल 170 में कहा गया है कि विधानसभा की जो संरचना होगी वो कैसी होगी आर्टिकल 170 के अनुसार। तो कम से कम सदस्य, न्यूनतम सदस्य जिन्हें बोलते हैं वो 60, और अधिकतम जो होते हैं हमारे वो 500, ठीक है। हो सकती है कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर, यानी कि कहाँ कहीं कहीं हमारे यहाँ पे अपवाद हैं, तो वो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसमें इसका क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अगर मैं आपसे न्यूनतम पूछता तो आप 60 लगा देते बड़े आराम से। मैं अधिकतम पूछ रहा हूँ तो आपको 500 लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये 500 होती है आर्टिकल 170 के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 171 जो कहता है हमारा, वो कहता है विधान परिषद की संरचना। जो हमारी विधानसभा की संरचना आती है 170 में आती है, यानी कि 170 में, और 171 यानी कि 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, ये जो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, और न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। यानी कि कम से कम अगर आपको रखने हैं, विधान परिषद बनानी है, तो कम से कम 40 सदस्य वहाँ पे होने चाहिए, और अधिकतम अधिक से अधिक अगर आपको रखने हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि 1/3 जो कुल विधानसभा, यानी कि अगर आप ऐसा माने कि आपके यहाँ विधानसभा में 300 सीटें हैं, तो उसका 1/3 अगर आप निकालेंगे तो 3 × 3, यानी कि आपके पास विधान परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीटें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का
ज़्यादा से ज़्यादा है 100 सीटें, ठीक है, इनसे कम होंगी, 100 से ज़्यादा नहीं रख सकते आप, अगर 300 सीटें आपकी विधानसभा में हैं तब, ठीक है। 171 के अनुसार विधान परिषद की जो संरचना है उसकी बात की गई है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, विधान परिषद की सदस्य संख्या किससे संबंधित होती है। तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो किससे संबंधित है, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते सदस्य जो होते हैं, विधानसभा के 1/2 से अधिक नहीं हो सकते, विधानसभा के बराबर संसद तय करती है। तो देखो इसमें संसद भी तय नहीं करती, इसमें विधानसभा के बराबर भी नहीं आपके सदस्य हो सकते। ये कह रहा है कि आपका 1:1 का अनुपात होगा, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, विधानसभा के 1/2 से अधिक नहीं होगी, तो ये भी गलत है। 1/2 से अधिक नहीं होगी, ऐसा नहीं है, मतलब ये कह रहा है 1/2 होगी, तो ऐसा नहीं है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 172 जो आर्टिकल 172 है, यह राज्य जो विधानमंडल है उसका कार्यकाल के बारे में बात करता है। आर्टिकल हमारा 172 किसके बारे में बात करेगा, राज्य विधानमंडल का जो कार्यकाल है उसके बारे में बात करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 172 के अनुसार, आर्टिकल 172 के अनुसार राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो राज्य की जो विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। आर्टिकल 172 के अनुसार विधानमंडल का जो कार्यकाल होता है उसकी बात कर रहे हैं कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, इसको 6-6 महीने करके आप बढ़ा सकते हो, इस तरीके से आपकी प्रक्रिया चलती है आर्टिकल 172 के अनुसार। तो राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, तो अगर इसमें विधानसभा के आप कार्यकाल की बात कर रहे हैं जो प्रत्येक राज्य में होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि 5 वर्ष होता है, ठीक है। अनुच्छेद 173 यानी कि 173 सदस्यता की योग्यता, जो आप सदस्य हैं वहाँ के, उनकी जो योग्यता होती है वो क्या क्या होती है उसमें ये बताया गया है आर्टिकल 173 के अनुसार, ठीक है। तो आर्टिकल 173 में विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता बताई गई है कि वहाँ पे योग्यता, मतलब आप अगर वहाँ का सदस्य बनना चाहते हैं विधानमंडल का, तो उसमें जो आपकी योग्यता है वो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। पहली बात तो जो सभी में मतलब सभी में होती है वो होती है आपका भारत का नागरिक होना, कि आप भारत के नागरिक हैं, तभी हमारे यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप सदस्य चुने जा सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम आयु विधानसभा के लिए 25 वर्ष होती है और विधान परिषद के लिए जो होती है आपकी 30 वर्ष होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को याद रखना। संसद में भी 25 और राज्यसभा में हमारी कितनी होती है, वो 30 होती है, इस बात को भी आप याद रख लेना। इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। विधानसभा का जो सदस्य बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है, 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो विधानसभा का बनना है तो आपको 25 वर्ष है, और विधानसभा का बनना है, विधान परिषद का बनना है तो 30 वर्ष है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। आर्टिकल 174 सत्र स्थगन और विघटन, जो आपका विधानमंडल होता है उसका जो विधानसभा होती है उसमें उसका सत्रावसान, उसका स्थगन करना और उसका विघटन करना, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं 174 में, यानी कि आर्टिकल 174 के अंतर्गत। राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधानमंडल का सत्र बुलाए, स्थगित करे, विधानसभा को भंग कर सकता है। यानी कि राज्यपाल, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति होता है, वो हमारा लोकसभा का जो मतलब संसद का जो सत्र है वो बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है यानी कि रोक सकता है, और उसको जो भंग कर सकता है यानी कि उसको खंडन कर सकता है यानी कि ख़त्म कर सकता है, ठीक है, विधानसभा को। तो ये सब चीज़ें किसकी हैं, राज्य में राज्यपाल के अधीन होती हैं, वो होती हैं आर्टिकल 174 के अधीन, ठीक है। वो उसको सत्र को उनके दोनों को बुला सकता है, उनको जो है वहाँ पे स्थगित यानी कि रोक सकता है, और वहाँ पे उनको भंग भी कर सकता है, ठीक है। बहुमत ना होने पे भंग कर दिया जाता है। राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो आपको पता है कि किसके पास है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति जो है संसद को करते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। मुख्यमंत्री का भी कोई मतलब नहीं होता, विधानसभा अध्यक्ष भी ये काम नहीं कर सकते, तो कौन करेगा, केवल राज्यपाल। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का अभिभाषण और संदेश, जो राज्यपाल अभिभाषण मतलब जो भाषण देते हैं अपना, और जो संदेश होता है, तो वो पहली बात तो आपको पता है कि वो विधान जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है उसके द्वारा लिखा हुआ होता है, क्योंकि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अनुसार ही मतलब कार्य करते हैं, और जो है उनकी जो है जो स्वयं की जो क्षमता है कार्य करने की, वो मंत्रिपरिषद को मद्देनजर रख के ही वो उनको कार्य करने पड़ेंगे। यानी कि मंत्रिपरिषद की बात सुन के ही राज्यपाल काम करते हैं अपना कोई भी, ठीक है। तो आर्टिकल 175 में वही बताया गया है कि जो इनका अभिभाषण लिखती है वो मंत्रिपरिषद इनको देती है, सिर्फ ये पढ़ते हैं उसको, ठीक है, राज्यपाल उसको पढ़ते हैं। तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधानमंडल को संबोधित करे, यानी कि उसको जो है संबोधित करता है, कौन, राज्यपाल करता है, विधानमंडल को संबोधित करता है, ठीक है। किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, और वो जो है अगर चाहे तो किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, यानी कि चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो। देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं इसका।
विधानमंडल को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है? विधानमंडल को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो जैसा कि आपको पता है किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण की बात की गई है इसमें, जो आर्टिकल 176 में आता है। आर्टिकल 176 में किसकी बात की गई है? विशेष अभिभाषण की बात की गई है। प्रत्येक सामान्य चुनाव के बाद और हर वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को विशेष अभिभाषण देता है। यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो आर्टिकल 176 के तहत विशेष अभिभाषण देते हैं। या तो वो कब देंगे? प्रत्येक चुनाव के बाद। ठीक है, जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में जब हमारा जो भी पार्टी जीतती है उसका जो एक नेता बनाया जाता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? राज्यपाल अपना एक चुनावी भाषण देते हैं उस सत्र में आके। ठीक है, और हर वर्ष के पहले सत्र में, यानी कि जब वर्ष शुरू होता है हमारा कोई भी, तो उसके जो पहला सत्र शुरू होगा जिस टाइम पे भी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, क्योंकि 6-6 महीने का उनके अंदर गैप हो जाएगा। तो इसलिए उनमें क्या होता है कि राज्यपाल उसमें जो आके जो पहला सत्र होगा हर साल का, उसमें जो है राज्यपाल अपना एक भाषण देंगे, अभिभाषण जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। हर वर्ष के पहले सत्र में विधानमंडल को विशेष अभिभाषण कौन देता है? तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया है, कौन देगा? राज्यपाल देगा। अगला देख लेते हैं। आर्टिकल 177 में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार की बात की गई है। जो आर्टिकल हमारा 177 है उसमें मंत्री और महाधिवक्ता जो होते हैं उनके अधिकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार की बात की गई है। राज्य के मंत्री और महाधिवक्ता, ठीक है, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन यदि वे सदस्य नहीं हैं तो मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ये लोग जो है मंत्री और अधिवक्ता विधानमंडल की जो कार्रवाई होती है उसमें भाग तो ले सकते हैं, लेकिन अगर यदि वे सदस्य नहीं हैं, जैसे वो मंत्री क्या होता है? मंत्री हम बना देते हैं 6 महीने के लिए, हम किसी को भी मंत्री बना देते हैं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य भी जो है, सामान्य व्यक्ति भी भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको भी आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो सदस्यता है उसको 6 महीने के अंदर प्रूफ करनी होगी कि वो किसी पार्टी से एक टिकट ले, जो भी पार्टी होती है, और वो एक सीट से भारत में किसी भी, मतलब जो राज्य है, राज्य की कोई भी राज्य हो, उसमें यह कानून लागू होता है कि वो जो है 6 महीने के लिए मंत्री सामान्य मनुष्य को बना सकते हैं। कोई भी सामान्य पर्सन जो होता है, ऑर्डिनरी पर्सन, उसको जो है सदस्य मंत्री बना सकते हैं। और मंत्री बनने के बावजूद वो उसको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर एक चुनाव जीत के अपनी सदस्यता का प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो वो मंत्री पद पे नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। लेकिन अगर वो मंत्री हैं और सदस्य नहीं है सदन के, तो वो कार्यवाही में मतलब भाग तो ले सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, यानी कि मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, तो महाधिवक्ता को विधानमंडल में क्या अधिकार है? तो जो महाधिवक्ता है उसको विधानमंडल में क्या अधिकार दिया गया है? मतदान का अधिकार दिया गया है, केवल चर्चा में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, अध्यक्ष बनने का अधिकार दिया गया है, कानून बनाने का अधिकार दिया है। केवल चर्चा में भाग लेने का जो अधिकार है वो केवल एक जो विधानमंडल में अधिवक्ता होते हैं उनको और मंत्रियों को, जो सदन के सदस्य नहीं है लेकिन वो मंत्री हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 178 में क्या बताया गया है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 178 के अंतर्गत आता है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे वो आर्टिकल किसके अंतर्गत आएंगे? 178 के अंतर्गत। विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है। ठीक है, तो विधानसभा का काम क्या है? विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी और स्पीकर का चुनाव करती है। तो कौन करती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव? वो लोग, मतलब जो हमारी विधानसभा होती है वो करती है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राज्यसभा के सदस्य करेंगी, संसद करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। अनुच्छेद 179 यानी कि 179, पद खाली होना या हटाया जाना। जब पद खाली हो या हटाया जाए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, तो उसके बारे में बात की गई है। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस्तीफा दे सकते हैं। जो पद खाली होगा उनका किसकी शर्त पे होता है? पहली बात तो वो इस्तीफा दे दें, तब उनका पद खाली हो जाएगा, या विधानसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाए जा सकें। इनको जो हटाया जाता है वो विधानसभा का प्रस्ताव पारित कर दे अपना, कि ये जो लोग हैं, जैसे कि अभी आपका लोकसभा में दे रखा गया है कि वो जो है अभी उनको, जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया है, स्पीकर को, तो वैसे ही जो है आप विधानसभा में भी कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे अगर सदस्य आपको ठीक नहीं लग रहा है कि आपकी अनुसार वो कार्रवाई का संचालन सही से नहीं कर पा रहे या संविधान का कोई भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको पद से हटा सकते हो। विधानसभा अपना अगर एक प्रस्ताव पारित करे और उसमें जो प्रस्ताव पास हो जाए तो उनको जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। उस टाइम पे अगर पद खाली हो जाएगा तो क्या होगा? 179 के तहत। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। विधानसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? राज्यपाल के आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से, बहुमत प्रस्ताव से, कोर्ट के आदेश से। तो ये किससे होता है? बहुमत प्रस्ताव से है। ठीक है, अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो विधानसभा में, तो वो हटाए जाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को।
आर्टिकल 180 कहता है अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन। तो जो हमारे आर्टिकल 180 है उसमें कहा गया है कि अध्यक्ष के जो कार्यों का निर्वहन है वो किस तरीके से वो करते हैं अपने कार्य का निर्वहन। यदि अध्यक्ष का पद खाली हो या वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य का निर्वहन करता है। देखो आर्टिकल 180 में कहा गया है कि अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कैसे किया जाता है जब वो अगर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तब। तो यदि अध्यक्ष का पद खाली है या अनुपस्थित है, वह मतलब अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करता है और उस टाइम तक क्या होता है कि उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष का काम करते हैं। ठीक है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही कौन करता है? जब अध्यक्ष जी अनुपस्थित होंगे तो उनकी जगह जो उस विधानसभा की कार्यवाही में भाग जो कार्यवाही करवाएगा वो कौन करवाएगा? ठीक है, अध्यक्ष जी की जगह बैठ के। तो वो कौन करवाते हैं? मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, राज्यपाल या मुख्य सचिव। तो जैसा कि आपको पता है वो कराते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 181 के बारे में बात की गई है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पीठासीन न होना, यानी कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उस मतलब उसमें जो है नहीं है, मतलब विचाराधीन नहीं है या कुछ भी, मतलब वहाँ पे नहीं बैठे हैं आर्टिकल 181 के तहत, तो उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे। यदि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। देखो आर्टिकल 181 में ये कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है पीठासीन, यानी कि वहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे नहीं बैठना। अगर वो नहीं बैठेंगे तो कब कब नहीं बैठेंगे? जब उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया गया है कि उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है, तो उस टाइम पे वो जो है सदन की जो अध्यक्षता है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही बात की गई है यहाँ पे, बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करेंगे, अध्यक्ष करेंगे, राज्यपाल करेंगे, महाधिवक्ता करेंगे। तो इसमें कौन करेगा आपका? ये शायद थोड़ा सा इसमें गलत है कि यहाँ पे वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं वो उसमें से अध्यक्षता करते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, ये वाले ऑप्शनों में से। अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। जो अनुच्छेद 182 है यानी कि 182, उसमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात की गई है। ठीक है, जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहाँ वहाँ परिषद अपने सदस्यों में से सभापति यानी कि चेयरमैन और उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करती है। यानी कि विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति का चुनाव होता है वो कैसे किया जाता है? ठीक है, आर्टिकल 182 में बताया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो जहाँ पे विधान परिषद आपकी होगी तो वहाँ परिषद जो है यानी कि जो विधान परिषद है वो अपने सदस्यों में से सभापति यानी कि चेयरमैन और उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करती है। ठीक है, तो अपने सदस्यों में से वो चुनते हैं। विधान परिषद के सभापति का चुनाव कौन करता है? जो विधान परिषद के सभापति होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, विधान परिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो आपका कौन करेगा? विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 183 में कहा गया है कि कार्यकाल, जो आर्टिकल 183 है उसमें कार्यकाल बताया गया है। जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं उनकी बात की गई है कार्यकाल की। तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक वे सदस्य बने रहते हैं, यानी कि अगर वो सदन के सदस्य हैं, ठीक है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? सदस्यता की अवधि पर, मुख्यमंत्री पर, संसद पर, राष्ट्रपति पर। तो सदस्यता की जो अवधि है तब तक वो सदस्य बने रहेंगे जब तक उनकी अवधि है, यानी कि टाइम। ठीक है, अनुच्छेद 184 पद रिक्त होना, यानी कि 184 में क्या होता है, जब सभापति और उपसभापति का जब पद रिक्त होता है उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 184 के अंतर्गत। ठीक है, सभापति या उपसभापति इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें भी वही बात है जो मतलब आपकी विधानसभा में थी, अगर वो इस्तीफा देंगे तब उनका पद रिक्त हो सकता है, या परिषद के बहुमत प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं। यानी कि अगर विधान परिषद चाहे तो उनको जो है अपने द्वारा प्रस्ताव पारित करके, और अगर वो पास कर देती है तो वो हटाए जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद ये कहा गया है कि विधान परिषद के सभापति को कैसे हटाया जा सकता है? जो विधान परिषद के सभापति होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा, बहुमत प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बहुमत प्रस्ताव के द्वारा। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 185 सभापति की अनुपस्थिति। जो सभापति होते हैं उनकी जो अनुपस्थिति होती है वो किस किस स्थिति में हो सकती है वो सब बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा आता है? 185 सभापति की अनुपस्थिति। यदि सभापति अनुपस्थित हों तो उपसभापति परिषद की कार्यवाही चलाता है। ठीक है, वही बात की गई है जो आपकी विधानसभा में थी कि अगर सभापति अनुपस्थित हो तो जो परिषद की कार्यवाही चलाएगा वो उपसभापति चलाएंगे। ठीक है,
सभापति की अनुपस्थिति में परिषद की कार्यवाही कौन चलाता है? तो अभी आपको बताया कौन चलाता है, उप सभापति चलाता है। अगला देख लेते हैं आर्टिकल 186 वेतन और भत्ते। जो वेतन और भत्ते की बात की गई है वो आर्टिकल 186 यानी कि 186 में की गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के जो वेतन और भत्ते होते हैं 186 के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान जो परिषद होती है उसके जो सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो राज्य के विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल, उसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे क्या, उनके वेतन और भत्ते, किसके, अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, सभापति के, उप सभापति के। ठीक है। आगे देख लेते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करेगा? आपका संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो कौन करेगा? राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। आर्टिकल 187 में विधानमंडल सचिवालय। तो विधानमंडल का जो सचिवालय है उसके बारे में बात की गई है। राज्य विधानमंडल के लिए अलग सचिवालय होता है जो विधानमंडल के कार्यों को संचालित करता है। तो आर्टिकल 187 के तहत कहा गया कि विधानमंडल के लिए एक अलग सचिवालय होगा जो विधानमंडल के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, सचिवालय। अगला देख लेते हैं 187 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के प्रशासनिक कार्य कौन संभालता है? जो राज्य विधानमंडल होता है उसके प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनको कौन संभालते हैं? मुख्यमंत्री का जो कार्यालय होता है वो संभालता है। राज्य विधानमंडल जो कार्य होते हैं उनको मुख्यमंत्री कार्यालय क्यों ही संभालेगा? आपको इस चीज़ को तो नकार देना चाहिए। ठीक है। विधानमंडल का जो सचिवालय है, विधानमंडल के कार्य कौन संभालेगा? विधानमंडल का सचिवालय संभालेगा। अगला देख लेते हैं 188 यानी कि 188 आर्टिकल अनुच्छेद 188 में सदस्यों की जो शपथ की बात है वो बात की गई है कि शपथ उनको कैसे कैसे दिलाई जाती है। ठीक है। तो शपथ की बात की गई है 188 में। ठीक है। अनुच्छेद 188 यानी कि 188 में शपथ की बात की गई है। सदस्यों की जो शपथ होती है वो कौन कौन दिलाते हैं, कैसे कैसे उनकी शपथ दिलाई जाती है। विधानमंडल के सदस्य बनने से पहले राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। यानी देखो इसमें की गई है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा। ठीक है। राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। ठीक है। और उनके सामने जो शपथ, जो प्रतिज्ञा है वो लेनी होती है जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनको। ठीक है। अगला देख लेते हैं विधानसभा सदस्य शपथ किसके सामने लेते हैं? मुख्यमंत्री के, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, राष्ट्रपति के, मुख्य न्यायाधीश के। तो किसके सामने लेते हैं? राज्यपाल जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं उसके सामने लेते हैं। अनुच्छेद 189 मतदान और गणपूर्ति। जो मतदान और गणपूर्ति होती है तो उसके बारे में बात की गई है 189 यानी कि 189 के अंतर्गत। विधानमंडल में निर्णय बहुमत से होते हैं और बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए जो हमारे होते हैं वो 1/10 टोटल सदस्यों का होना उपस्थित है। अगर आपके मान लीजिए 100 सदस्य हैं टोटल, ठीक है, तो उसमें से 1/10 अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये कट गया यहाँ से, तो 10 सदस्य आपके उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है। तो जब आपका जो विधानमंडल है, विधानमंडल की जो कार्यवाही है वो आगे चलाई जाएगी। अगर इतने सदस्य भी उपस्थित नहीं है तो विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। विधानमंडल में निर्णय बहुमत से होते हैं, यानी कि बहुमत जो होता है, बहुमत का मतलब होता है अगर 100 वोट हैं तो 100 में से 50 एक तरफ और 50 एक तरफ हो गए तो यहाँ पे बहुमत सिद्ध नहीं होता है। उस टाइम पे जो होते हैं हमारे अध्यक्ष या जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारा यहाँ पे वोट डालेंगे और अपना जो है एक मत यहाँ पे दे देंगे तो उनका पूरे हो जाएंगे। इसलिए इसमें क्या होता है, बहुमत के लिए आपको 51 वोट लेने जरूरी है। एक जगह एक तरफ 49 होने चाहिए और एक तरफ 51 होने चाहिए। ठीक है। तो ये होता है बहुमत। ठीक है। यहाँ पे आप जीत जाते हो। कोई भी प्रस्ताव आप पारित कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। विधानमंडल की बैठक के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? अगर विधानमंडल की कोई भी बैठक है और उसमें अगर उस बैठक की कार्यवाही चल रही है तो उसमें कितने सदस्य जो है वो उपस्थित होने चाहिए जिसकी वजह से उनकी कार्यवाही चले? तो 1/10 सदस्य, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अनुच्छेद 190 सीट का रिक्त होना। जो सीट होती है अगर वो रिक्त हो जाए, मतलब किसी तरीके से सीट को जो है रिक्त रखा जा सकता है, किस किस तरीके से वो रिक्त रह सकती है, आर्टिकल 190 में बताया गया उसके बारे में। ठीक है। यदि कोई सदस्य इस्तीफा दे दे, ठीक है, इस्तीफा देने पे वो कोई भी सीट है तो वो रिक्त हो जाएगी। अयोग्यता घोषित हो जाए, यानी कि अगर अयोग्यता घोषित हो जाती है तब भी वो सीट जो है रिक्त हो जाती है। या लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहे। अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, कोई भी सदस्य हुआ, तो उसकी सदस्यता जो है वो खत्म कर दी जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्यपाल लेते हैं उसका। ठीक है। जो उसकी सीट रिक्त हो सकती है। ठीक। अगला देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर सदस्य की सीट खाली हो सकती है या उसको रिक्त मान लिया जाता है, ये इसमें बात की गई है। तो 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जैसा कि आपको मैंने बताया था। कितने दिन? 60 दिन। अगला देख लेते हैं आर्टिकल हमारा आता है 191 यानी कि अयोग्यता जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता किस आधार पर हम उन्हें अयोग्य साबित कर सकते हैं, कौन कौन से आधार वो होंगे? अगर वो कोई लाभ का पद धारण कर रहे हैं तब वो सदस्य जो है अयोग्य मान लिए जाएंगे।
अगर वो दिवालिया यानी कि बैंक से कर्जा लिया और वापस नहीं किया तो वो दिवालिया मान लिए जाएंगे और उनको जो है अयोग्यता उनकी घोषित कर दी जाएगी। मानसिक रूप से अयोग्य हैं, अगर कोई मानसिक रूप से समर्थ नहीं है सदन में कार्यवाही में भाग लेने की, अगर वो स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से, तो उनको भी जो है अयोग्यता घोषित कर दी जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, लाभ का पद ना हो, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से अयोग्य ना हो, तो वह सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। अगर मानसिक रूप से वो कोई मतलब दिक्कत है इन तीनों चीज़ों में, तो वो जो सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, इसमें यही बात की गई है। इसका जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। लाभ का पद धारण करने पर सदस्य की स्थिति क्या होगी। अगर आपका लाभ का पद कोई धारण कर रखा है किसी ने, तो उसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, पदोन्नति हो जाएगी उसकी, यानी कि उसकी पद में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि पहले वो अगर सदस्य है तो उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा या मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि सदस्य मुख्यमंत्री बनते हैं, सदस्य ही तो मुख्यमंत्री बनते हैं विधानमंडल के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अयोग्यता साबित हो जाएगी, यानी कि उनको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा अगर उनके पास लाभ का कोई पद है तो। निलंबन हो जाएगा, दंड हो जाएगा। देखो, अयोग्यता साबित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट के किसी पद पे हो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके भी अगर किसी तरीके से उससे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं उस पर, या फिर उसमें लाभ का पद है आपके पास, तो वहाँ पे भी आपकी अयोग्यता सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट वाले को ही होती है। ठीक है, तो इसमें जो है अयोग्यता साबित हो जाती है अगर आपके पास लाभ का पद है तो। अनुच्छेद 192 अयोग्यता का निर्णय। अयोग्यता का जो निर्णय होता है वो आर्टिकल 192 के अंतर्गत किया जाता है। वो कैसे होगा, कौन करेगा, वो चीज़ मैंने जैसे आपको बताया था अभी पीछे भी, तो आपको इसमें दिखाई दे जाएगी। सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय राज्यपाल करता है। अंतिम निर्णय किसका होता है, अयोग्यता से संबंधित, वो होता है राज्यपाल का। लेकिन उसे जो प्रस्ताव होता है उस पर जो पेश हो सकता है, वो अध्यक्ष जो हैं, जो वहाँ के सभापति या अध्यक्ष होंगे, वो कह देंगे कि भाई ये बंदा जो है, ये सदस्य, मान्य सदस्य जो है यहाँ पे नहीं आते हैं, उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इनको, इनकी सीट को रिक्त मान लेते हैं। लेकिन वह निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। अगर उनको किसी भी तरीके से मतलब राज्यपाल तभी उनको अयोग्य घोषित करेगा जब वो निर्वाचन आयोग की सलाह ले लेता है। निर्वाचन आयोग की सलाह लेना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने हासिल कर ली है या किसी लाभ के पद पे हैं, तो निर्वाचन आयोग उस चीज़ को तय करता है। वो अपनी कोई बात बताएंगे कि भाई हमारी मजबूरी ये थी, ये थी, ये थी। अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि हाँ ये इंसान सही कह रहा है और इसकी कोई मजबूरी ही रही जो ये नहीं उपस्थित हुआ, तो उस टाइम पे उनको छूट दे सकता है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो सदस्यता उनकी रिक्त जो मतलब सदस्यता समाप्त जब ही हो सकती है जब चुनाव आयोग को भी ये लगे कि हाँ भाई ये सदस्य वाकई में ऐसे थे कि इनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर देनी चाहिए, तो तब हो सकती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह कौन लेंगे, राज्यपाल लेंगे। आर्टिकल 192 के तहत अयोग्यता कैसे सिद्ध की जाती है उसके बारे में बताया गया है। विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है। जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप बताइए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो कौन करेंगे, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, किसकी सलाह से, चुनाव आयोग की सलाह से। 192 आर्टिकल 192 के तहत। अनुच्छेद 193 बिना शपथ के बैठना। अगर कोई सदस्य सदन में बिना शपथ के बैठते हैं तो उसके बारे में क्या कार्रवाई हो सकती है, वो आपको इसमें पता चलेगा। आर्टिकल 193 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना विधानमंडल में बैठता है या मतदान करता है तो उस पर प्रतिनिधि प्रतिदिन, ठीक है, अगर कोई सदस्य यानी कि कोई भी सदस्य है, कोई व्यक्ति है और शपथ लिए बिना, यानी कि उन्होंने शपथ नहीं ली है जो राज्यपाल ने व्यक्ति नियुक्त किया था उसके सामने, तो विधानमंडल में बैठता है या मतदान करता है, अगर वो बैठता है वहाँ पे या मतदान कर रहा है सदस्य, तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नियम सेम टू सेम जो है लोकसभा में, यही जो है राज्यसभा में, केवल 500 रुपये का जुर्माना वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तब कब, जब वो उस सदस्य सदन में बैठेंगे या उसके जो है मतलब वोटिंग करेंगे या मतदान करेंगे किसी बिल पे, तो उस समय अगर वो बैठते भी हैं तब भी 500 रुपये का, मतदान करते हैं तब भी 500 रुपये का। ठीक है, तो इसलिए उनको 500 रुपये का जुर्माना इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उन्होंने शपथ नहीं ली है जो राज्यपाल ने व्यक्ति नियुक्त किया था उसके सामने। ठीक है, बिना शपथ लिए विधानमंडल में बैठने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जैसा कि मैंने आपको बताया कितने, 500 रुपये। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 194 के अंतर्गत बताया गया है कि शक्तियाँ और विशेषाधिकार जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। विधानमंडल और उसके सदस्यों का कुछ जो शक्तियाँ और विशेषाधिकार होते हैं वो आर्टिकल 194 के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ आप समझ रहे होगे। विधानमंडल और उनके सदस्यों का कुछ विशेषाधिकार और शक्तियाँ, मतलब विधानमंडल और उनके सदस्य जो होते हैं विधानमंडल के, उनको विशेषाधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। जैसे गाड़ी का तेल, आने जाने का जो तेल होता है, जो भी वहाँ जितना भी वो घूमेंगे वहाँ पे जो विशेषाधिकार है उनको एक क्वार्टर दिया जाता है, ये विशेषाधिकार है, उनको सैलरी दी जाती है, और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, उनको आजीवन पेंशन भी दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मंत्री अगर हैं तो उनको पेंशन वेंशन सब चीज़ें मिलती है।
तो इसके लिए क्या होता है कि विशेषाधिकार होते हैं, जिससे कि वो अपना जो कार्य है, जनता ने उनको चुना है तो वो जो है अपना कार्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर रूप में कर सकें। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? जो आपके विशेषाधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं वो आपको पता, मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको 194 यानी कि 194 में दिए गए हैं। आर्टिकल 195 वेतन और भत्ते की बात करता है। जो आर्टिकल 195 है वो वेतन और भत्ते की बात करता है। जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं आर्टिकल 195 के तहत, बताइए आप। विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो पहले हमने पढ़ा था वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं या फिर विधानमंडल के जो यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्तों की बात कर रहे हैं 195 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 195, 195। तो वेतन और भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इनके भी और उनके भी। सबके किनके द्वारा किए जाएंगे निर्धारित? विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विधानसभा सदस्यों के वेतन कौन निर्धारित करता है? इसमें भी वही बात पूछी गई है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो वेतन और भत्ते होते हैं उनको कौन निर्धारित करता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल जो होगा वो करेगा। अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 196 विधेयकों की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताता है कि आर्टिकल जो आपका 196 विधेयकों की प्रक्रिया से संबंधित है। जो इसकी थ्योरी है वो देख लेते हैं हम एक बार। साधारण विधेयक, जो आर्टिकल 196 किससे संबंधित है? विधेयकों की प्रक्रिया से। जो विधेयक होते हैं उनकी प्रक्रिया से संबंधित है। साधारण विधेयक विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको वो बताया था, लोकसभा में बताया था और विधान मतलब संसद में बताया था कि आप साधारण विधेयक जो है वो आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे वो विधान मतलब राज्यसभा हो या लोकसभा हो। लेकिन जो आपके वित्त विधेयक या धन विधेयक होते हैं वो केवल आपके जहाँ कहाँ किए जाएंगे पेश? वो किए जाएंगे केवल लोकसभा के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे भी याद रखना। राज्यसभा में भी जो आपके विधेयक होते हैं केवल साधारण विधेयक ही पेश किए जाते हैं। अगर वो डायरेक्टली आपसे ये पूछता है कि राज्यसभा में कौन सा विधेयक पेश हो सकता है, तो केवल साधारण बहुमत से मतलब साधारण विधेयक ही पास हो सकता है। ठीक है, पेश हो सकता है। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन से विधेयक पेश किए जाते हैं? विधानमंडल, विधानसभा तथा विधान परिषद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण विधेयक राज्य में कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो दोनों सदनों में कर सकते हैं, केवल विधानसभा में गलत बात है, केवल विधान परिषद में ये भी गलत बात है, किसी भी सदन में हाँ ये बात सही है। राष्ट्रपति के पास राज्य के विधेयक नहीं जाते हैं। ठीक है, तब जाते हैं जब राज्यपाल उनको अनुमति दे और उनका विशेषाधिकार जो होता है कि राष्ट्रपति से वो कह देते हैं कि ये राज्य काम करना चाहता है, इस बिल को पास करना चाहता है, तो अगर वो चाहें तो वो राष्ट्रपति के साथ पास अपने विशेषाधिकार द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, यदि परिषद किसी विधेयक को रोकती है तो विधानसभा उसे दोबारा पारित करके लागू कर सकती है। आर्टिकल 157 कहता है कि साधारण विधेयक पर जो प्रक्रिया होती है आर्टिकल 157 के तहत आती है। ठीक है, आर्टिकल 197 के तहत आती है, 197 के तहत साधारण विधेयक पर जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह है यदि परिषद किसी विधेयक को रोकती है तो विधानसभा उसे दोबारा पारित करके लागू कर सकती है। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो परिषद होती है अगर किसी विधेयक को रोकती है तो विधानसभा उसे दोबारा पारित करके लागू कर सकती है। ठीक है, साधारण विधेयक को अंतिम रूप से पारित करने की शक्ति किसके पास है? साधारण विधेयक जो होता है उसको अंतिम रूप से पारित करने की शक्ति किसके पास है? विधानसभा के, विधान परिषद के, राज्यपाल के या राष्ट्रपति के? तो केवल राज्यपाल। अंतिम रूप से कौन पारित करेगा? अंतिम रूप की बात की गई है ना यहाँ पे, देखो आप, अंतिम रूप से कौन पारित करेगा? वो राज्यपाल के सिग्नेचर होंगे तभी पारित होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 198 धन विधेयक। धन विधेयक की बात की गई है आर्टिकल 198 के अंतर्गत। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी कि इसमें ये कह रहा है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि धन विधेयक केवल किस में किए जाएंगे? विधान जो सभा होती है उसमें प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उनके इसके लिए राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। यानी कि राज्यपाल से आपको पहले ही इसके लिए जो प्रक्रिया है इसकी उसको पहले से ही राज्यपाल से अनुमति लेनी होती है जो धन विधेयक होते हैं उनके लिए। ठीक है, आर्टिकल 198 के तहत धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? विधान परिषद, विधानसभा, संसद, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता है कहाँ किए जाएंगे? विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। अनुच्छेद 199 धन विधेयकों की परिभाषा। आर्टिकल 199 में हमारी धन विधेयकों की जो परिभाषा है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 199 में क्या बताया गया? आर्टिकल 199 में बताया गया धन विधेयकों की जो परिभाषा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि किसे धन विधेयक माना जाएगा? कर, उधार, राज्य निधि आदि से संबंधित जो विषय होते हैं इन्हें धन विधेयक माना जाता है। ठीक है, किससे? कर से, यानी कि जो आपका टैक्स होता है उससे संबंधित कोई विधेयक है तो उसको क्या माना जाएगा? धन विधेयक। उधार, यानी कि आपको कोई उधार है, देना है या लेना, उसको भी आपको जो है क्या माना जाएगा?
आपका माना जाएगा धन विधेयक। राज्य निधि यानी कि राज्य की निधि से अगर पैसा निकालना है डालना है तो उसमें भी क्या आता है आपका जो है धन विधेयक काम करता है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 197, 198, 199 या 200? तो आपको पता है कौन से में दी गई है? 199 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की स्वीकृति। राज्यपाल की जो स्वीकृति होती है आर्टिकल 200 के अंतर्गत बताई गई है। और ये जो हमारा लास्ट आर्टिकल है इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यपाल के पास विधेयक आने पर वह स्वीकृति दे सकता है। जो राज्यपाल की स्वीकृति के बारे में बात की गई है वो आर्टिकल 200 के तहत की गई है। तो अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो उस पर वह स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक सकता है। ठीक है, ये उसकी स्वयं की शक्ति होती है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर राज्यपाल चाहे तो वो विधानसभा को वो जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए किसे भेज सकता है? तो किसे भेजेगा? वो भेजेगा विधानसभा को। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई आज। इसके बारे में अब मैं बताऊँ आपसे। देखो चीज़ें ऐसे हैं कि आपका एसआई का एग्ज़ाम है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको जो आधार बनाया है कि आपकी जो तैयारी है उसको थोड़ी धार दी जाए और आपकी जो तैयारी है उसको थोड़ा अच्छा और किया जाए। चीज़ें बहुत सारी आपको मिली भी होंगी, नहीं जो आपने पढ़ रखी हैं वो आपको नहीं तो रिवाइज़ हो गई होंगी। अच्छे से आपको याद करने का एक और तरीका मिल चुका है। तो इसको जो है क्लास को जिसने भी पूरा लिया है उस बच्चे को ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। और यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस है। मैंने आज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बहुत कम रखे हैं क्योंकि टाइम उतना बचा नहीं है। अगर हम यहीं पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर अन्य क्लासों को कहाँ से टाइम देंगे, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो थे वो थोड़े कम कर दिए, यानी कि एक एक क्वेश्चन रखा, वरना मैं हमेशा ज़्यादा ही रखता हूँ जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगली बार जो हमारे आर्टिकल होंगे वो आर्टिकल जो हमारे 201 से स्टार्ट होंगे और आगे जो जितने भी हो सकते हैं वो एक क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासें लास्ट टाइम पे देना ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने ये क्लासें छोटी रखी हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।